बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। और ये अगर आप देखेंगे पास पेपर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बार आपको पास पेपर्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ ये वाला टॉपिक नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं बेटे कि व्हीटस्टोन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सर्किट इन्वेंट किया था या जिसने इस सर्किट के ऊपर काम किया था। और ब्रिज सर्किट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स को हमने ब्रिज की फॉर्म में जोड़ा होता है। इसमें रेजिस्टर्स को हमने क्या किया होता है, ब्रिज की फॉर्म में जोड़ा होता है। वो ब्रिज की फॉर्म कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बेटे आप इस सर्किट की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे और आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अ सर्किट विच इज यूज्ड a circuit which is used to find resistance or unknown resistance of a circuit or appliance is called व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी अप्लायंस या किसी और सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है जी, कोई एक ऐसी अप्लायंस या एक ऐसा सर्किट जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, उस अप्लायंस या उस सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि व्हीटस्टोन जो है ये बच्चों फिजिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सर्किट इन्वेंट किया था, जिसने ये सर्किट बनाया था। और चूंकि इस सर्किट में रेजिस्टर्स जो हैं वो ब्रिज की फॉर्म में लगे होंगे इसलिए हम लोग इसको नाम दे रहे होते हैं जी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का। व्हीटस्टोन उस साइंटिस्ट के नाम पे और ब्रिज सर्किट इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो हमारी बुक में ये टॉपिक कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें स्टार्ट किया जाता है जी, इट कंसिस्ट ऑन 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4 connected in such a way so as to form a mesh। ये एग्जैक्ट बुक की लाइंस हैं, ये मैं रीड कर दी है, मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रहा मैं। इट कंसिस्ट ऑन 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4 connected in such a way so as to form a closed circuit or a loop or a mesh। कि ये सर्किट 4 रेजिस्टर्स पर मुश्तमिल होगा। उन रेजिस्टर्स को उसने नाम बता दिया जी R1, R2, R3 एंड R4। और हमने इन चारों रेजिस्टर्स को आपस में इस तरह से अटैच करना है, इन चारों रेजिस्टर्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये क्लोज सर्किट बना दें, एक लूप बना दें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है जी कि अ वेरी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस RG, ठीक है, RG जो है वो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। तो इतनी रेजिस्टेंस रखने वाला गैल्वानोमीटर भी हमने क्या करना है, इस सर्किट के बीच में जोड़ना है। अब इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं जी, और ये यहां पे मैं इसकी सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। इसकी कंस्ट्रक्शन में जो 2-3 जुमले मैंने बोले हैं वो लिखने के बाद आप इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब इसकी सर्किट डायग्राम जब आप बनाएंगे ना तो वहां से इसकी कंस्ट्रक्शन आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस आ गई जी R1, ये रेजिस्टेंस आ गई R2, ये रेजिस्टेंस आ गई जी R3 और इधर से ये रेजिस्टेंस आ जाएगी जी R4। अब देख लें जी, ये A, B, C और D, ये 4 रेजिस्टर्स हमने इस तरह से कनेक्ट किए हैं, ये 4 रेजिस्टर्स हमने इस तरह से अटैच किए हैं कि ये क्या बना रहे हैं, क्लोज सर्किट या एक लूप या एक मैश बना रहे हैं। अब बड़े आपने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लेना है जो यहां पे आपने अटैच कर देना है बिटवीन द एंड्स B एंड D।
और ये जो गैल्वानोमीटर होगा इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, ये मैंने आपसे कहा कि ये स्मॉल आर जी के बराबर होगी, ठीक है, आर इंटू स्मॉल जी, जी का मतलब जो है वो गैल्वानोमीटर है। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक स्विच के थ्रू एक बैटरी जो है वो एंड्स ए और सी के दरमियान में अटैच कर देनी है इस तरह से। ये एक स्विच के थ्रू आपने यहाँ पे जी इस तरह से जो है बैटरी अटैच कर देनी है। बैटरी जिसका पोटेंशियल जो है ये V के इक्वल है, ये हमारे पास स्विच आ गया। अब ये हमारा जो सर्किट है ये कंप्लीट हो गया। सर्किट या कंस्ट्रक्शन भी आप कह सकते हैं, या सर्किट डायग्राम हमारे पास इसकी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाती है जी, कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आप जब इसके सर्किट डायग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन बता लेते हैं तो इसके बाद अगली आप हेडिंग बनाते हैं इसकी वर्किंग की। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग को जब आपने अंडरस्टैंड करना है ना, तो एक चीज सबसे पहले बेटे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है कि भाई जैसे ही आप इस स्विच एस को क्लोज करेंगे, जैसे ही आप इस स्विच एस को क्लोज करेंगे मतलब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बैटरी सर्किट के साथ अटैच हो जाएगी, और जैसे ही बैटरी सर्किट के साथ अटैच होगी तो इस सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जब इस पूरे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। अब इस गैल्वानोमीटर में से जब करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वानोमीटर हमें क्या करेगा जी, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वानोमीटर के अंदर ना बेटा एक निडल लगी होती है, ये लैब में जब आप लोग दिखाएंगे जाएंगे तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे भी, हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। गैल्वानोमीटर के अंदर एक निडल लगी होती है और जैसे ही गैल्वानोमीटर में से करंट पास करता है तो इसकी निडल हमें किसी एक साइड पर डिफ्लेक्शन शो करती है। तो अभी मैं ये कह रहा हूं जी, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट क्लोज होगा, इस सर्किट में से करंट गुजरेगा। तो जैसे ही इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा तो ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें से भी क्या होगा जी, करंट फ्लो करेगा। अब जब जैसे बच्चों गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करेगा तो गैल्वानोमीटर की निडल हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि हम ये स्विच को ऑन रखें, स्विच ऑन रहे, सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा हो, लेकिन गैल्वानोमीटर की निडल हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब गैल्वानोमीटर की निडल जो है वो जीरो पे रहे, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर की निडल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जीरो पे रहेगी, या गैल्वानोमीटर सिर्फ उसी वक्त हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज बताना भी बहुत जरूरी है बेटे कि गैल्वानोमीटर में से जब पहले हम कहते हैं ना कि स्विच ऑन किया तो गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट फ्लो करता है। तो वो करंट किस लिए फ्लो करता है, क्योंकि गैल्वानोमीटर के दोनों जो एंड्स हैं उनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स या एंड्स के दरमियान, तो उस गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करता है। तो अब जब हम लोग ये कह रहे हैं कि जी गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करे या गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, तो इसका मतलब हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे कि जिसमें गैल्वानोमीटर के दोनों एंड्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ये मेन टास्क है। जैसे ही गैल्वानोमीटर के दोनों एंड्स, दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल पे आएंगे, गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर करंट इधर से आ रहा होगा और करंट इधर से आ रहा होगा, ना ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना नीचे आ रहा होगा, तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है जी, वो कंडीशन फाइंड करनी है। कैमरा यार इस साइड पे थोड़ा करना। अच्छा बेटा, अब ये आपने वर्किंग में एक इसका जो है ये वाला पैराग्राफ बना के बता देना है। अब आपने जब ये कंडीशन फाइंड करनी है कि जी कौन सी कंडीशन होगी कि जिसके तहत हम स्विच को ऑन रखें बट गैल्वानोमीटर में से कोई करंट जो है वो ना गुजरा हो, तो इसके लिए आप देखें हमें सबसे पहले यहाँ पे लूप बनाने हैं, ठीक है। ये पीछे एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ा है, पीछे मैंने अगर आप देखेंगे ना तो किरचॉफ सेकंड रूल के बाद एक एग्जांपल है, एग्जांपल के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैंने छोड़ा है, वो एग्जाम में नहीं आता लेकिन वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। उसमें वो कहता है कि जी आपने जब किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करना है तो सेकंड रूल अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स उसने वहां पे हमें बताया हुआ है सर्किट को एनालाइज करने के। उसमें सबसे पहला रूल वो हमें ये बताता है कि जी आपके पास जो सर्किट है आपने उसमें लूप्स बनाने, और आपने लूप का मतलब क्लोज सर्किट्स आपने बनाने होते हैं। आपने लूप्स इस तरह से बनाने होते हैं कि हर रेजिस्टेंस कम से कम एक बार किसी ना किसी एक लूप के अंदर लाजमी आ रही हो, मतलब कि वो तमाम रेजिस्टेंसेस
कम से कम एक बार जो है वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी लूप में आ जाए, कोई भी रेजिस्टेंस ऐसी ना रहे जो किसी भी लूप में नहीं आ रही। तो यहां पे मैं देखूं तो जी मेरे पास 3 लूप बनेंगे, यहां पे मेरे पास कितने लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स बनेंगे। पहला लूप अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास वो बनेगा जी ए बी डी ए, ये मैं इनके नाम लिख रहा हूं, ए बी डी ए, ये मेरे पास फर्स्ट लूप बन गया, ए बी डी ए। देखें ए से स्टार्ट करें, बी पे आ जाएं, बी से डी पे आ जाएं, डी से वापस ए पे, तो आप इसी जो है वो रोड पे मैप पे घूमते रहेंगे। ये एक लूप है। दूसरा लूप बनेगा जी बी सी डी बी, लूप नंबर 2 जो बनेगा मेरे पास वो बनेगा बी सी डी बी, ये सेकेंड लूप बनेगा। तीसरा लूप जो आपके पास बनेगा ना वो इधर से बनेगा ए सी डी ए, ये 3 लूप्स हमारे पास बन रहे होंगे, ए सी डी और ए। ठीक है जी, कौन सा ए इधर से आ रहा है, इधर से आएगा सी डी और ए। अब देखें एक सर्किट में 3 लूप्स बन रहे हैं, अब जब एक सर्किट में 3 लूप्स बन रहे हैं ना, तो अब वो जो हमारी कन्वेंशन है कि जी करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, वो यहां पे अप्लाई नहीं होगी। अब वो चीज यहां पे अप्लाई नहीं होगी। अब देख लें ये 3 लूप्स बन रहे हैं, अब कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी, कोई सोर्स ऐसा नहीं बचा जो इन तीनों में से किसी एक लूप में ना आ रहा हो। तो तीनों लूप्स में हमारे पास जो है वो तमाम रेजिस्टेंसेस और जो सोर्स है वो कवर हो गया। ठीक है जी, लूप्स आपने कंसिडर कर लिए। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है, वो पीछे जो आप एक टॉपिक छोड़ के आए हैं उसका दूसरा पॉइंट होता है कि जी आपने लूप करंट्स कंसिडर करने हैं। अब यहां पे देखिएगा जी, मैं इधर इनके लिख रहा हूं लूप करंट्स, इधर मैं इनके लिख रहा हूं जी लूप करंट्स। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर लूप का आप अलग अलग से करंट कंसिडर करेंगे। मतलब अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि जी मेरे पास ये वाला जो लूप है ए बी डी ए, इसका जो करंट है वो मैं कह देता हूं I1, इसका जो करंट होगा वो मैं कह देता हूं जी I2, और इसका जो करंट है वो मैं कह देता हूं जी I3। अब आपने ये लूप करंट्स जब कंसिडर कर लिए, कंसिडर किए आपने, सपोज किए, अब इसके बाद आपने लूप करंट की डायरेक्शन सेट करनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं बच्चों कि यहां पे जो कन्वेंशन है कि जी करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ये अप्लाई नहीं होगा। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो आप क्लॉकवाइज करंट कंसीडर कर लें, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज करंट कंसीडर कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सिर्फ एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो डायरेक्शन आपने एक करंट की कंसीडर की, या जो डायरेक्शन आपने एक लूप के अंदर करंट की बनाई, वही डायरेक्शंस आपको बाकी तमाम लूप्स के अंदर भी बनानी है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि जी एक लूप के अंदर तो करंट क्लॉकवाइज हो जाए और दूसरे लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक लूप के अंदर करंट को क्लॉकवाइज बनाया तो दूसरे लूप के अंदर भी करंट को क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। अब यहां पे जी मैं बना लेता हूं, मेरे पास जो करंट बन रहा है यहां से वो लेट्स सपोज मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये आ रहा है, ये आ गया जी मेरे पास I1, ये मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं बना रहा हूं। इधर से आ गया जी मेरे पास I2, और इधर से मैं बना लूंगा जी मेरे पास आ जाएगा I3। ठीक है, इस लूप में आ गया I3। अब देख लें तमाम लूप्स के अंदर मैंने करंट की क्या रखी है जी, सेम डायरेक्शन रखी है, I1, I2, I3, और तीनों करंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं मैंने रखे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, आज तीनों जो करंट्स हैं वो मैंने रखे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लूप करंट्स जब आपने कंसिडर कर ली, अब इसके बाद बेटे आपने लिखनी है करंट इक्वेशंस या लूप इक्वेशंस। आप वो जो पीछे टॉपिक है उसको भी देखेंगे तो उसमें उसने बिल्कुल इसी तरतीब से पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जी सबसे पहले लूप्स बनाए, लूप्स के बाद लूप जो है वो लूप करंट कंसीडर करें, लूप करंट्स के बाद लूप इक्वेशन सॉल्व करें, और लूप इक्वेशंस लिखें, और लूप इक्वेशंस के बाद उनको सॉल्व करें। अब देखें जी मैं सबसे पहले फर्स्ट लूप जो है मेरा ए बी डी ए, इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं सबसे पहले इसके लिए लिख रहा हूं फॉर लूप ए बी डी ए। अब इस लूप के लिए मैंने जो इक्वेशन लिखनी है, अब वो जो पीछे हमने 2 रूल्स जो कल पढ़े थे वो यहां पे अप्लाई होंगे। मैं लेट्स सपोज जी पॉइंट बी से स्टार्ट करता हूं, पॉइंट बी से स्टार्ट करके आ रहा हूं पॉइंट ए की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बी से ए की तरफ आ रही है। तो R1 के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो हो जाएगा -I1 R1। ठीक है,
ये इस R1 में से करंट पास कर रहा है ना I1, तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो करंट इसके रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने आना जी A से D की तरफ। ये जो R3 है, जो R3 है, अगर मैं देखूं तो जी इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 और एक I3। मैं बुक से एक बार चेक कर लूं जी, बुक वाले ने इसी तरह इक्वेशंस बनाई हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जी मैं कह रहा हूं ये जो मेरे पास R3 है इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं। ये दो करंट कैसे पास कर रहे हैं बेटे? I1 जो है ये A से D की तरफ आ रहा है, लेकिन जो I3 है वो क्या कर रहा है, वो D से A की तरफ जा रहा है। मतलब यहां से आप देख लें I3 करंट इधर से इधर को जा रहा है और I1 करंट इधर से इधर को आ रहा है। कल वाली एग्जैक्ट सिचुएशन बन गई कि दो करंट्स आ गए। अब इसमें बैटरी तो एक ही लगी हुई है। अब हमारा जो लूप करंट है, हम इस वक्त जिस लूप के अंदर है हमने उसके करंट को इंपॉर्टेंस देनी है और उसका करंट हमने ज्यादा कंसीडर करना है। तो हम इस वक्त हैं लूप 1 के अंदर, तो इसका करंट है I1। तो मैं लिखूंगा कि जी R3 में से जो करंट पास कर रहा होगा वो इक्वल होगा I1 माइनस I3 इंटू R3 के। ठीक है, तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है जी वो I1 माइनस I3 और इसको R3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया। अब इसके बाद ये I1 करंट D से आएगा B की तरफ। तो आप गौर करें कि RG, इसमें से I1 करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन RG में से I2 करंट आ रहा है नीचे की तरफ। फिर वही सिचुएशन बन गई। तो मैंने अपने लूप करंट को इंपॉर्टेंस देनी है, तो मैं लिखूंगा जी यहां पे जो ड्रॉप आएगा मेरे पास वो I1 माइनस I2 इंटू RG और इन सारों का सम 0 होना चाहिए। ये मैंने इक्वेशन लिख ली। आप इसको नाम दे सकते हैं जी इक्वेशन 1 का। अब इसी तरह जी आप सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे। फॉर लूप, सेकेंड लूप मैंने बनाया था ये वाला BCDB। इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप देख लें जी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट C से, या आप क्या करें जी आप पॉइंट B से स्टार्ट कर लें। आप जब पॉइंट B से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है जी, करंट I2 ये नीचे की तरफ आ रहा है। आपके पास जो करंट I2 है ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। RG में से नीचे आ रहा है, B से D की तरफ आप आ रहे हैं, लेकिन I1 करंट ऊपर जा रहा है। पहले आप लूप 1 में थे तो आपने I1 को ग्रेटर रखा था, अब आप लूप 2 में हैं तो आपने I2 को ग्रेटर रखना है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा जी मेरे पास अब क्या बन जाएगा, अब मेरे पास बन जाएगा जी I2 माइनस I1 इंटू RG। ये इधर माइनस साइन आ गया, ये कल वाली बात थी, नेगेटिव साइन चल रहा है कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है। अच्छा जी, इधर से जब आप ऊपर आएंगे D से C की तरफ, R4 में से I2 ऊपर की तरफ जा रहा है और I3 नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिर आप अपने लूप करंट को इंपॉर्टेंस देंगे तो जिधर आ जाएगा माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4। और इधर जब आप C से B की तरफ आएंगे तो जी आप यहां पे क्या लिख रहे होंगे, माइनस I2 R2। इन सारों का सम भी हमारे पास 0 होना चाहिए और इसको आप नाम दे लेंगे जी इक्वेशन 2 का। इसको आप नाम दे लेंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये दो इक्वेशंस एक बार फिर से आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। आपने क्या किया, पहले पॉइंट B से स्टार्ट किया तो B से A की तरफ आए तो इसके क्रॉस ड्रॉप आ गया I1 R1, तो माइनस I1 R1। फिर आप जब A से D की तरफ आ रहे हैं तो R3 में से दो करंट पास कर रहे हैं, I1 जो नीचे की तरफ, I3 ऊपर की तरफ। तो आपने अपने लूप के करंट को इंपॉर्टेंस देनी है, उसे आपने पॉजिटिव रखना है या ग्रेटर रखना है और दूसरे करंट को उसमें से माइनस करना है, तो I1 माइनस I3 इंटू R3। फिर जब आप D से B की तरफ जा रहे थे तो RG में से फिर दो करंट आ रहे हैं, I1 ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ। तो आपने अपने करंट को इंपॉर्टेंस दी तो I1 माइनस I2 इंटू RG, और अकॉर्डिंग टू द KVL इन तमाम का सम 0 होना चाहिए। फिर आपने सेम यही कंडीशन यहां पे अप्लाई कर दीजिए सेकंड लूप। थर्ड लूप के लिए इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड लूप के लिए आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब देखें आपने ये कहा था कि हमारे पास क्या करना है, हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है व्हेन गैल्वानोमीटर गिव्स अस जीरो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब व्हेन गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा ना
तो इसका मतलब होगा कि गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। अब ये करंट पास कर रहा है गैल्वानोमीटर में से, तो इसका मतलब I1 माइनस I2 शुड इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू I2। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब यहां पे हम लिख रहे होंगे जी नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखिए आप I1 इज इक्वल टू I2 पुट कर दें तो यहां पे आपके पास आ जाएगा जी माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3, ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 2 बिकम्स, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये यहां पे देखें ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस I1 माइनस I3 इंटू R4 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दो। ठीक है, जिसको मैंने क्या कर लिया इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई। अब बेटे आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म आप इधर ले आएंगे माइनस I1 R2। ये वाली जो I1 वाली टर्म है बेटे ये मैं I1 के नीचे रख रहा हूं, ये वाली टर्म इधर जाके पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव होगी, और I1 माइनस I3 वाली टर्म I1 माइनस I3 के नीचे आ जाएगी इनटू R4। तो ये देखें ये माइनस I1 कट गया, I1 माइनस I3 आपस में कट गया, तो मेरे पास कंडीशन क्या बच गई, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब जब भी कभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो गैल्वानोमीटर की निडल हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब ये इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब ये है बच्चों कि हमारा जो ब्रिज सर्किट है वो बैलेंस है। जब हम लोग ये कह रहे हैं ना कि जी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो गैल्वानोमीटर, ये वाली कंडीशन दोबारा से देख लें जी, ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो हमारा गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इसको वापस इधर लें बेटे। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है बेटे कि हमारा जो ब्रिज सर्किट है वो बैलेंस है। ये जो R1 और R2 इसकी एक ब्रांच बनती है, R3 एंड R4 इसकी सेकंड ब्रांच बनती है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब था कि इसकी दोनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंस की रेशो आपस में बराबर है। ठीक है, इसकी दोनों ब्रांचेस की रेशो आपस में बराबर है। तो जब इसकी दोनों ब्रांचेस की रेजिस्टेंसेस की रेशो बराबर होगी तो ब्रिज सर्किट बैलेंस होगा, और जब ब्रिज सर्किट बैलेंस होगा तो गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहां पे जी अगर कब ऐसा हो जाए कि वो R4 की जगह पे अननोन रेजिस्टेंस हमें दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर RX। तो RX ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम इस पूरे सर्किट को R1 R2 और R3 ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर्स होंगे जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो इन्हें हम चेंज करके पहले अपने ब्रिज सर्किट को बैलेंस करेंगे। R4 की जगह पे RX लगा हुआ है जो अननोन है, जो हमें नहीं पता, तो हम इसका नहीं छेड़ सकते, बाकी तीनों को एडजस्ट करके गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन को जीरो करेंगे। जैसे ही गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, RX इधर आ जाएगा, तो मेरे पास बेटा रह जाएगा R2 ओवर R1 मल्टीप्लाई बाय R3। तो ये वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं जी, जो अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और आपने बेटे ये पूरा अंडरस्टैंड करके जैसे मैंने इसके पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं या हेडिंग्स बनाई हैं, बिल्कुल वैसी हेडिंग्स बना के लिख के आपने असाइनमेंट के तौर पे मुझे सेंड कर देना है। अल्लाह हाफिज बच्चों। आसान है, मुश्किल है। रिकॉर्डिंग हो गई है।